Assalamualaikum, our listeners and viewers. We are here with the discussion of remaining part of chapter number 6. The subject is organizational behavior, and you people already know that we are going through from the book of Colquitt and his fellows. So, just to recall what we have already gone through in this chapter. So, you people would be able enough to identify that we started our discussion with this model, and we have continuously been discussing this model. So we are at this chapter of motivation, that how what is motivation, how we can increase motivation of others, and how it influences outcome variables. So we define motivation at the earlier stages. We said that it is direction, intensity, and persistence of efforts towards something or towards a goal. तो जो मोटिवेशन है इसके बारे में कुछ बिलीव्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं कि मोटिवेशन कैसे जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है, किसी का या क्या चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं. तो देयर आर टू थ्योरीज, टू स्कूल ऑफ थॉट्स, नीड थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज. नीड थ्योरीज जो हैं वो फोकस करती हैं बेसिकली ह्यूमन के नीड्स को, और वो ये एज्यूम करती हैं कि कुछ नीड्स होती हैं जो अनमेट होती हैं, तो वो उस सूरत में इंसान को मोटिवेट करती हैं. इसके बाद जो प्रोसेस थ्योरीज हैं, ये नीड्स की बजाय ये प्रोसेस की बात करती है कि किस तरह से वो नीड्स भी हो सकती हैं या कौन से प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से इंसान मोटिवेट होता है. वी हैड गॉन थ्रू फ्रॉम नीड थ्योरीज, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस थ्योरीज. तो इसमें भी लाइक नीड थ्योरीज देयर आर 5 थ्योरीज: एडम इक्विटी थ्योरी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, बंदूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, और लूप्स गोल सेटिंग थ्योरी, और स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी. सो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी वर्ड निकला है एक्सपेक्ट करने से, कि हम सम टाइम एक्सपेक्ट करते हैं. वो जो एक्सपेक्ट करना हमारा होता है, ऑफ कोर्स हम कुछ करें तो उसके रिटर्न में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना. आपने हार्ड वर्क किया, आपने एफर्ट किया है, आप उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि विदाउट रिटर्न, विदाउट एफर्ट्स, विदाउट जो है परफॉर्मेंस आप कुछ एक्सपेक्ट करें. तो ये थ्योरी बेसिकली डिस्क्राइब करती है कॉग्निटिव प्रोसेस that implies go through to make choices among different voluntary responses. Then expectancy theory argues that implies behavior is directed towards pleasure and away from pain, or more generally towards certain outcomes and away from others. तो बेसिकली इस थ्योरी के मुताबिक जो है ना, ये एक मॉडल है, आगे वो हम डिस्कस भी करेंगे. इस थ्योरी के मुताबिक इंसान सेलेक्ट करता है कि मैंने काम करना है या नहीं करना, मैंने आउटपुट देनी है या नहीं देनी. अब वो क्यों ये करता है कि मैंने आउटपुट देनी या नहीं देनी, उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है. एक सर्टन पूरी चेन, एक मैकेनिज्म होता है जो उसको मोटिवेट करता है. वो प्रोसेस होता है पूरा, और उससे वो डिसाइड करता है कि इधर to exert efforts or not. Okay, then how do employees make the choices that take them in the right direction? The theory suggests that our choices depend on three specific beliefs that are based in our past learning and experience. Those are expectancy, instrumentality, and balance. ठीक है, तो दैट इज वाई इसका एक दूसरा नाम जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, वो VIE थ्योरी भी है. वी फॉर वेलेंस, आई फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एंड ई फॉर एक्सपेक्टेंसी. ओके, तो दिस इज द मॉडल. बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो है वो एफर्ट्स पुट करता है, और एफर्ट्स पुट करते हुए वो बिलीव करता है क्या मेरी एफर्ट्स से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ. ठीक है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं परफॉर्म कर लूँ जितनी मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ. अगर उसको लगता है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, देन वो ये देखता है कि क्या उस परफॉर्मेंस के रिटर्न में मुझे ऑर्गेनाइजेशन से रिवार्ड मिलेगा. ठीक है, और अगर मुझे रिवार्ड मिलेगा तो क्या वो रिवार्ड मेरी पर्सनल गोल्स को मीट करेगा. These are the question one has in his mind while performing some tasks. तो इंसान जो है इन सारी चीज़ों को जहन में रखे कि क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या वो काम जो है मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे उसके रिटर्न में रिवार्ड मिलेगा, और क्या वो रिवार्ड मेरी पर्सनल नीड्स को मीट करेगा. ये वो चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के, ये वो बिलीव्स हैं जिनको जहन में रख के इंसान जो है वो काम करता है. तो जो पहला रिलेशन है ई और बी का, एफर्ट्स और परफॉर्मेंस का, उसे हम ई यानी एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि वो परफॉर्म कर सकता है. अगर वह परफॉर्म करता है तो क्या उसका बिलीफ है कि उसको रिवार्ड मिलेगा. ये इंस्ट्रूमेंटलिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगी अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो, और क्या वो रिवार्ड हमारी मेरी पर्सनल गोल्स को मीट करेगा या वेलेंस है. ठीक है, तो बेसिकली दैट वी कॉल इट VIE थ्योरी बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म. तो एफर्ट्स और गोल्स तक पहुंचने के दरमियान परफॉर्मेंस और रिवार्ड एक मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहे हैं. तो इंसान ये अपनी एक्सपेक्टेंसी देखता है, एक्सपेक्टेशंस देखता है, क्या ये सारा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा. अगर तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वो ज्यादा परफॉर्म करेगा. अगर इनमें से एक भी जीरो हो जाए तो वो परफॉर्म नहीं करेगा. लाइक आपको लगता है कि आप एफर्ट्स करेंगे, उससे आप टारगेट अचीव कर लेंगे यानी परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवार्ड भी देगी, लेकिन आपको पता है रिवार्ड जो है वो 2,000 रुपये होना है सिर्फ.
ठीक है, और आपने एफर्ट एक महीना करनी है, तो क्या उस सूरत में आपका वो रिवार्ड सूटेबल तो नहीं है ना। ठीक है, या आजकल करंट चल रहा है तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो इस सूरत में क्या होगा, आपके पर्सनल गोल अकम्प्लिश नहीं होंगे। जब पर्सनल गोल अकम्प्लिश नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप एफर्ट्स करना जो है वो तर्क कर देंगे, आप नहीं एफर्ट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल गोल अचीव नहीं हो रहा उनसे। तो बेसिकली अगेन वही वाली बात हुई कि वो नीड्स थोड़ी सी जो है इंसान को मोटिवेट कर रही हैं। गोल्स के अंदर नीड्स ही होंगी ना हमारी। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या है, ये आपको मोटिवेट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया जी हम आपको उम्रे की टिकट देंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो। अब आप वाकई उम्रा पे जाना चाहते हो तो अब आपका पर्सनल गोल है। अब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी आपको ज्यादा होगी, आप उस काम के अंदर ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाड़ी देगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, उससे पर्सनल गोल सेट हुआ है, वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा। जिस तरह आप देखिए ना, पंजाब कॉलेज वालों ने अनाउंस किया था, इट वाज द फर्स्ट कॉलेज कि जो बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेगा उसको हम मेरान गाड़ी देंगे। अब वो क्या था, वो पर्सनल गोल था। मेरान गाड़ी जो है इट्स अ गोल आपके लिए बन गया। तो जो स्टूडेंट्स थे, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते थे, वो ज्यादा एफर्ट स्पोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था एफर्ट स्पोर्ट करेंगे तो परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड हमारे गोल्स को मीट करेगा। तो जिनको तो गाड़ी खुश करती है, ठीक है, वो ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो अब ये जो चीज है कि हमारी किस तरह, हमारी ये रिलेशन है कि VIE किस तरह बन रहा है, हमारी ये तीन बिलीव्स किस तरह बन रहे हैं। ये तीन बिलीव्स हमारे बनते हैं बच्चों बेसिकली अपने ऊपर बिलीव से, कि हमें अपने ऊपर कितना बिलीव है। तो उसे हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, या उसमें हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। अब ये जो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट है, ये एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। तो एल्बर्ट बंदूरा के मुताबिक इंसान के अपनी एबिलिटीज पर यकीन होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, और किस हद तक कर सकता हूँ। तो ये जो जितना ज्यादा बिलीव होगा ना, ये रिलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा एफर्ट्स और गोल्स की तरफ जो है। तो दैट इज वाई जो है हमें जो है कंसिडर करना पड़ता है सेल्फ एफिकेसी को। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है, बिलीव इन वन एबिलिटीज। अब ये किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इसके फोर जो है बेसिकली फोर्सेज हैं, लाइक पास्ट अकम्पलिशमेंट्स हैं। पास्ट में अगर आपने कुछ अचीव किया हुआ है तो आपको अपने ऊपर यकीन ज्यादा होगा। शाहिद अफरीदी को अपने ऊपर यकीन ज्यादा होना है, क्योंकि उसने पहले 10-20 मैचेस में ज्यादा स्कोर बनाया। तो वो उसके जहन में यही हमेशा होता था कि मैं छक्के लगा सकता हूँ जब भी लगाने की जरूरत है। 14-15 की एवरेज बनानी है तो मैं बड़े आराम से बना लूंगा। ये क्या है, पास्ट अकम्पलिशमेंट्स हैं। ठीक है, तो पास्ट अकम्पलिशमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके बिलीफ के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच नहीं जीती आज तक। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट होता होगा उनकी सेल्फ एफिकेसी पे, आज तक हम नहीं जीते तो आज मुश्किल है हमारे लिए जीतना। ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है हम हमेशा मैच जीते हैं, सेमीफाइनल जीते हैं 2-3। तो हमेशा हमारी सेल्फ एफिकेसी न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा होती है, तो पास्ट अकम्पलिशमेंट है ना। आपको हाथ छोड़ के साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आती है, आप चलाते हो, तो आपको कहीं भी चलानी पड़ेगी, आप बड़ी इजीली चला लोगे, क्योंकि पास में आप चलाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आपका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। दिस इज पास्ट अकम्पलिशमेंट। देन विकेरियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये होता है कि आप ऑब्जर्वेशन देखें ना, दूसरों को देख के, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यार उसने कर लिया, ठीक है, उसने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ले लिया, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, मैं आऊंगा तो मैं उससे ज्यादा नंबर लूंगा, मेरी बोर्ड पे ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी। ये विकेरियस पोजीशन एक्सपीरियंस है। दूसरों को देख के आप अपने बारे में इमेजिन करते हैं कि इधर इफ ही और शी कैन डू इट, आई कैन आल्सो डू इट। ठीक है, दिस इज विकेरियस एक्सपीरियंस। देन वर्बल परसुएशन है, जब आपको लोग उभारते हैं, यू कैन डू इट, यस, बकअप, शाबाश, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव एनर्जी इन यू कैन डू इट, यू हैव एबिलिटीज इन यू। अब दूसरे जब आपको कहते हैं तो आपको अपने ऊपर यकीन होने लग जाता है, यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक थर्ड वे है। एंड फोर्थ वन इज इमोशनल क्यूज, इज दैट द फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी कैन क्रिएट डाउट्स अबाउट टास्क अकम्प्लिशमेंट। अगर आपको जो है वो कोई फियर या एंजाइटी के सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आपको शक रहते हैं कि इधर आई कैन डू इट और नॉट। ठीक है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली वेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज कर सकते हैं या हो सकती है। और जब सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी, तो ये सारा रिलेशन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी ज्यादा लिंक करती है एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के ऊपर। हम अपनी एबिलिटीज पर यकीन है ना कि एफर्ट्स कर सकता हूँ तो परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी, दे विल सेलेक्ट चैलेंजिंग टास्क, दे विल सेलेक्ट बेसिकली जो है वो मोर टेक्निकल टास्क। ठीक है, तो अब वो जब टेक्निकल और चैलेंजिंग टास्क को सेलेक्ट करेंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली, उससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ये वो टास्क होगा जिसे किसी ने नहीं किया होगा, रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। और अक्सर रिवार्ड भी जो है वो यूनिक होगा, तो उनके पर्सनल गोल्स के कंप्लीशमेंट के चांस ज्यादा है। ओके, तो अब जो बेसिकली क्या है, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन सम आउटकम्स। जब हम परफॉर्म करते हैं तो आप बेसिकली ये देखें, पहले एक्सपेक्टेंसी की बात थी,
अब जो है वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी की बात हो रही है कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन सम आउटकम्स, like instrumentality represent the belief that successful performance will result in some outcomes. More technically, instrumentality is a set of subjects probability each ranging from 0 to 1 a mortal lot. बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कितने चांस हैं कि जब आप एफर्ट्स करेंगे तो आप परफॉर्म कर लेते हो और परफॉर्मेंस की बेस पे आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिवार्ड करेगी। ये जो चीज है ये इंस्ट्रूमेंटल है, वो 0 चांस भी हो सकते हैं, वो 100 चांस भी हो सकते हैं। 100 चांस इज मॉर्टल लॉक, यानी हमेशा रहने वाला लॉक जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, वो मॉर्टल लॉक है। आप चीज ऊपर हवा में फेंके तो उसकी मॉर्टल लॉक है, उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है वो जमीन पर आएगी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी इसी तरह है। आपका बॉस इस फितरत का है कि वो हमेशा रिवार्ड करता है, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। तो इसका मतलब आपने मॉर्टल लॉक लगाया होगा कि देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिवार्ड। After that, we have valence. Valence क्या है? Valence reflects the anticipated value of outcomes associated with the performance, abbreviated as V. तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो वैलेंस है ये वैल्यू ऑफ रिवार्ड है। जो आपको रिवार्ड मिलेगा ना इसमें, ये आपको थर्ड में जो रिवार्ड मिल रहा है वो रिवार्ड हमारे गोल्स को मीट कर रहा है यानी कि कर रहा है, यही उसकी वैल्यू है। तो वैलेंस कैन बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। आप काम करते हैं तो काम के रिटर्न में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवार्ड हमेशा देती है और वो रिवार्ड अच्छा करने पे अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। समटाइम ऐसा होता है बुरा करने पे बुरा भी मिलता है, तो बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंस जो है वो जीरो भी हो सकता है। एक काम कर करके आप कहते हैं यार मेरे लिए इसकी वैल्यू ही नहीं रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू इट, ये तो स्टेटस को वाली बात है, बार बार करके मैं थक चुका हूँ ये वाला काम। अब ये बैलेंस जो है यहाँ पे जीरो होगा। तो थर्ड इज वैल्यू ऑफ आउटकम्स इंक्रीजेस व्हेन दे मीट सम नीड्स। ठीक है, तो अब जो वैलेंस है मैंने पहले भी आपको बताया था, वैलेंस इज लिंक्ड विद आवर नीड्स। अगर तो रिवार्ड हमारी नीड्स को मीट कर रहा है तो फिर हमारा वैलेंस ज्यादा होगा और पॉजिटिव होगा, और अगर वो हमारी नीड्स को मीट नहीं कर रहा तो वैलेंस नेगेटिव होगा। तो जॉब आउटकम्स लाइक रिवार्ड, प्रमोशन, रिकॉग्निशन आर आल्सो फाउंड टू इन्फ्लुएंस नीड फुलफिलमेंट, दस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन लेवल। ठीक है, तो अब जो जॉब आउटकम्स है हमारी, जिस तरह होता है हम हमें प्रमोशन दे दी जाए, ये भी तो एक बैलेंस हो सकता है। हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, बैलेंस हो सकता है। बेस्ट एम्प्लॉय के तौर पे हमारी पिक्चर लगा दी जाए ऑफिस में, ये भी बैलेंस हो सकता है। ठीक है, हमारी जॉब जो है मजीद चैलेंजिंग बना दी जाए, ये भी बैलेंस हो सकता है। अब इनमें से आप रिवार्ड किसको करते हैं? इंटरेस्टिंगली ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं ये मोटिवेशन की हैं, जिनको हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के नाम से पढ़ा था। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, बेसिकली मोटिवेशन अंदर ही होता है इंसान के। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो बेसिकली डिटरमन होता है या बेस करता है ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस पे। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ मिलता है तो उससे वो मोटिवेशन अराइज होता है, तो वो एक्सट्रिंसिक फोर्सेस से हो रहा है तो उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, बेसिकली इंसान खुद ही मोटिवेटेड होता है और वो विदाउट और इन एब्सेंस ऑफ दोज फोर्सेस भी काम करता है, एनर्जी एक्सर्ट करता है, वो इंट्रिंसिक फोर्सेस है हमारी। ठीक है, तो अब ये जो रिवार्ड है, प्रमोशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगा तो ये हमारे लिए बेसिकली एक्सट्रिंसिक है। आपको चैलेंजिंग टास्क दे दिया जाए, वर्क जो है वो बड़ा मजेदार है, आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हो, तो ये जो है ये इंट्रिंसिक लेवल का है। तो अगेन ये मोटिवेशन अराइज हो रहा है, आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो मोटिवेशन का सोर्स बन रहा है। देन पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स वैल्यू डिफरेंट रिवार्ड्स देन अदर्स। हर कल्चर में जो है मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ रिवार्ड जो है वो उनके लिए होता है। जिस तरह आप देखें यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो यूरोप में अगर आप कोई बंदा परफॉर्म करता है तो उसको जो रिवार्ड मिलेगा वो इंटरटेनमेंट की शक्ल में होगा या कुछ क्रिएटिव टास्क की शक्ल में होगा, छुट्टियां दे देंगे आपको। इंडिया के अंदर पसंद किया जाता है कि अगर आपने रिवार्ड किसी को देना है तो किसी नई मूवी के टिकट दे दें उसे, इट्स अ गुड रिवार्ड फॉर देम। ठीक है, फैमिली टिकट दे देंगे तो रिवार्ड और बढ़ जाएगा। तो अब इस तरह मॉनेटरी रिवार्ड इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवार्ड्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह कि दुनिया में मॉनेटरी रिवार्ड की भी वैल्यू, क्योंकि मॉनेटरी रिवार्ड को दो तरह से हम परसीव करते हैं ना, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना कि उसमें उसके बेनिफिट क्या है। सिंबॉलिक वैल्यू ये कि इट इज सोर्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, लाइक इससे स्टेटस फील होता है, इससे जो है वो सुकून फील होता है, इससे प्रोटेक्शन फील होती है। अभी जो फीलिंग्स है ना ये सिंबॉलिक है आपके लिए। अब ये जो सिंबॉलिक चीजें हैं ये बेसिकली ओवरवे करती हैं इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मनी को। कि आपको आपकी जेब में लाख रुपया होता है तो वो इकोनॉमिक वैल्यू तो लाख रुपए की लाख रुपए है, लेकिन आप जो प्रोटेक्शन फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, ठीक है, कंटेंटमेंट फील करते हैं, वो जो है वो आपके लिए सिंबॉलिक है। तो ये भी एक बैलेंस है। बेसिकली मॉनेटरी हो सकता है, कल्चर वाइज बैलेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बैलेंस हो सकते हैं, तो ये मोटिवेशन का सोर्स हमारे लिए हो सकते हैं।
ओके, आफ्टर वीआई थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी जो है, लूक की जो है गोल सेटिंग थ्योरी भी इंसान के मोटिवेशन की बात करती है। अब इनके मुताबिक बेसिकली गोल्स जो है दैट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स। आपको पता है मोटिवेशन तीन तरह के होते हैं ना, मोटिवेशन के तीन कंटेंट्स हैं, डायरेक्शन है, इंटेंसिटी है और परसिस्टेंस है। तो ये बेसिकली गोल थ्योरी इंटेंसिटी और परसिस्टेंस की बात करती है। गोल इट सेल्फ टारगेट होते हैं। तो इसके मुताबिक गोल्स आर डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ एन एक्शन एंड टिपिकली रेफर टू अटेनिंग अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो इसके मुताबिक जो गोल्स होते हैं वो कोई टारगेट्स होते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं गिवन टाइम के अंदर और गिवन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो more specifically, the theory argues that assigning implies specific and difficult goals will result in higher level of performance than assigning no goals, easy goals or do your best goals. तो इस थ्योरी के मुताबिक जब गोल्स चैलेंजिंग होंगे, गोल्स जो है वो डिफिकल्ट होंगे, गोल्स जो है वो मखसूस होंगे, उस सूरत में मोटिवेशन ज्यादा होगा। लाइक आपसे कहा जाए बेटा शाबाश, जबरदस्त, एक्सीलेंट, आपने अच्छा ग्रेड लेना है, इससे मोटिवेशन नहीं होगा। अब हो सकता है जो है एक स्टूडेंट उसके लिए अच्छा 3 हो, 3.3 भी बड़ा अच्छा हो, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए भाई 4 सीजीपीए लेना है आपने, 4 आउट ऑफ 4, 3.7 मिनिमम लेना है आपने, ये मोटिवेट आपको ज्यादा करेगा। आपसे कहा जाए भाई अनारकली पहुंचो, ठीक है, अब कब पहुंचो, मोटिवेशन नहीं होगा आपको, भाई यार जब पहुंच रहा हूँ वो कॉल आ जाएगी तब पहुंच जाऊंगा। अगर आपसे कहा जाए भाई आधे घंटे में पहुंचो, तो आप सारा कुछ छोड़ के आपके जहन में टारगेट सेट हो गया, भाई आधे घंटे में अनारकली पहुंचना है। अब आपको मोटिवेशन और होगा, आप बाइक पकड़ोगे, निकलोगे, उबर ले लोगे, पॉइंट पे बैठ जाओगे, किसी से लिफ्ट ले लोगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको आप यूटिलाइज करोगे क्यों, क्योंकि आपने आधे घंटे में पहुंचना है। अब ये क्या है, गोल है, स्पेसिफिक गोल था, उसने मोटिवेट ज्यादा किया है। तो बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो लास्ट पॉइंट अगर आप देखें ना, ये कहते हैं कि गोल शुड बी स्मार्ट, तब इंसान मोटिवेट होता है, स्पेसिफिक हो, मखसूस हो। आधे घंटे में नारकली पहुंचना मखसूस है, मेजरेबल है, आधा घंटा बताया है आपको। आपको ये नहीं बताया भाई जब पत्ते झड़ जाएंगे और नए पत्ते निकल आएंगे तब पहुंचना। ठीक है, अब इसमें हम मेजर ही करते रहोगे कितने महीने लगेंगे, ये अटेनेबल ये नहीं रहेगा, क्योंकि मेजरेबल नहीं है तो अटेनेबल भी मुश्किल हो जाएगा। तो आधा घंटा है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं जी, आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा। आपसे कहा जाए 5 मिनट में अनारकली पहुंचो, तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब तो उबर ने एयर सर्विस भी मान कर दिया, आप पहुंच जाते नहीं तो 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अब करंट सिनेरियो में अटेनेबल नहीं है, तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे अब आपके लेवल पे। ठीक है, तो दैट इज वाई ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको कोई यार ये क्या इम्पॉसिबल बातें कर रहा है, उससे आपका मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए पॉसिबल बातों से मोटिवेशन बढ़ता है, इम्पॉसिबल बातों से मोटिवेशन नहीं बढ़ता। देन रियलिस्टिक हो, ठीक है, वही जो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी की आपको बात बता रहा हूँ, वो रियलिस्टिक हो, अटेन हो सकता हो, एंड टाइम बाउंड हो, उसमें टाइम मखसूस हो। ठीक है, तब वो जो है आपको मोटिवेट करेगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट है टास्क स्ट्रेटजीज defined as learning plans and problem solving approaches used to achieve successful performance। बेसिकली ये जो गोल्स हम सेट करते हैं ना गोल थ्योरी के मुताबिक, वो चैलेंजिंग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हम टास्क स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, तो वो टास्क स्ट्रेटजीज हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक इंसान जो है वो गोल्स को देख के अपने लिए गोल सेट करता है। जिस तरह मैंने कहा ना कि आपने अनारकली जाना है तो आपको गोल दिया गया है, अब आप अपने लिए गोल सेट करोगे, यार बाइक पे जाना है और बाइक यूं यूं चलानी है, इतनी स्पीड पे चलानी है, फलां रास्ते से जाना है। अब आपने अनारकली वाले गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ सेट गोल किया है। ठीक है, अब वो जो है उसमें इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट्स, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स और आपकी टास्क स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, यानी आप ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, मुसलसल एफर्ट्स पुट करोगे जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाएगा, और अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि हाउ टू डू दैट, उससे आपकी टास्क परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन तीनों रिलेशंस के अंदर आपको तीन रिलेशन, तीन एरोज नजर आ रहे हैं ना इनमें, गोल से लेके सेल्फ सेट गोल तक एक एरो है, फिर सेल्फ सेट गोल से लेके इंटेंसिटी, परसिस्टेंस और टास्क स्ट्रेटजीज तक एरो है, फिर वहां से एक एरो जा रहा है तीनों में से टास्क परफॉर्मेंस की तरफ, यानी तीन एरोज हैं, इन्हें हम कहेंगे तीन पाथ या तीन रिलेशंस। इन तीनों को मॉडरेट करती हैं बेसिकली फीडबैक, टास्क कम्प्लेक्सिटी और गोल कमिटमेंट। तो ये मॉडरेटर्स हैं। जब जिस तरह देखें फीडबैक आपको ज्यादा मिलेगी तो आप अपने गोल ज्यादा सेट करेंगे, टास्क कम्प्लेक्स होगा तो अपना पर्सनल गोल ज्यादा सेट करेंगे, और कमिटेड आप ज्यादा है तो आप अपना पर्सनल गोल ज्यादा सेट करेंगे। पहले रिलेशन में आपने गोल सेट कर लिया, अब गोल से इंटेंसिटी, परसिस्टेंस और टास्क स्ट्रेटजीज की बात करने लगे हैं। तो जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, आप ज्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे, ज्यादा परसिस्टेंट होंगे और ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जब आपको फीडबैक रेगुलरली मिल रही है, टास्क कम्प्लेक्स हैं और आप गोल की कमिटमेंट आपकी ज्यादा है तो। और इसी तरह
जब आप इंटेंसिटी भी है, परसिस्टेंस भी है और टास्क स्ट्रेटजीज भी बनाइए, आपकी टास्क परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी जब ये फीडबैक, टास्क कम्प्लेक्सिटी और गोल कमिटमेंट ज़्यादा होगी। तो ये इनके रिलेशन को चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी की अजम्पशन है। अच्छा, उसके बाद थर्ड थ्योरी इज इक्विटी थ्योरी। इक्विटी नाम से जाहिर हो रहा है, एक इक्वलिटी वर्ड होता है, एक इक्विटी वर्ड होता है। इक्विटी होता है जिसका जो हक है उसको वो दिया जाए, दैट इज इक्विटी थ्योरी। तो equity theory, unlike previous theories, focuses on what happens when with one and also with others. एक इंसान के साथ क्या हो रहा है और वो कैसा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जिस तरह हमने बात की थी ना कि इक्विटी और ये VIE थ्योरी के अंदर वैलेंस है, तो ये हम ये भी देखेंगे कि जो वी है, रिवार्ड और पर्सनल गोल्स के दरमियान रिलेशन, क्या ये सबको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है। जिस तरह आपको जो है वो, अगर सपोज आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो आपको उन्होंने जो है वो 20,000 रुपए की सैलरी जो है इंक्रीज दे दी है, आप बड़े खुश होंगे, 20,000 सैलरी इंक्रीज हो गई है। लेकिन एक साथ एम्प्लॉई है, उसने भी आपके लेवल का काम किया है, उसको जो है उन्होंने गाड़ी दे दी है, ठीक है, तो अब और पेट्रोल भी फ्री कर दिया उसका। अब ये क्या है, आप कंपेयर करोगे, यार मुझे ज्यादा मिला है या उसको ज्यादा मिला है। अगर उसको ज्यादा है तो आप ये फील करोगे कि कोई फायदा नहीं यहाँ काम करने का, यहाँ जस्टिस नहीं है, इक्विटी नहीं है। देखो यहाँ पे इक्विटी थ्योरी आ गई है उसी मॉडल के ऊपर। तो इट एज्यूम्स दैट, सेकंड पॉइंट है, वन प्रिपेयर्स मेंटल लेजर ऑफ द आउटकम्स। यहाँ पे आप अपने मेंटल लेजर किया था, आपने कहा था मैंने एफर्ट की, मेरी इतनी कम आउटकम आई, मुझे 20,000 रुपये सैलरी का इंक्रीज मिला। उस बंदे ने एफर्ट्स की, उसकी भी आउटकम्स आई, उसको गाड़ी मिली है, मुझे सिर्फ 20,000 रुपया मिला। अब ये चीज क्या है बेसिकली, ये जो है ये कंपैरिजन है, ये मेंटल लेजर आप बना रहे हैं इनपुट और आउटपुट्स का, अपना लेजर, दूसरों का लेजर, इनपुट्स और आउटपुट्स का, ठीक है। देन वन कंपेयर्स हिज आउटकम्स अगेंस्ट एफर्ट्स एंड विद अदर्स एफर्ट्स एंड आउटकम्स। आप अपनी आउटकम्स देखोगे, 20,000 रुपये आपकी सैलरी में इंक्रीज हुआ एफर्ट्स करने से, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट है यानी सेल्फ लेजर है। दूसरों को देखोगे, यार उसने भी तो इतनी एफर्ट किया है, उसको तो गाड़ी मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो, तो अब यहाँ पे जो चीज है वो आपको डिटरमिन करती है कि आप इक्विटी फील कर रहे हैं या इन इक्विटी फील कर रहे हैं। उनमें देखें, जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन रिजल्ट्स हैं आपको एक कॉलम में, दूसरे में वेज टू रीस्टोर बैलेंस है। आप ये फील करते हैं कि आपने क्या करता, तो ये थ्री पोजीशंस हैं। पहले में इक्विटी है कि योर आउटकम ओवर योर इनपुट्स इज इक्वल टू अदर्स आउटकम्स ओवर अदर्स इनपुट, यानी जो आपको मिला है वही दूसरों को भी मिला है आउटकम्स की शक्ल में या आउटकम के बाद। तो इस सूरत में जस्टिस है, इक्विटी है, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी सिचुएशन हो सकती है अंडर रिवार्डेड इन इक्विटी। इन इक्विटी है और यू आर अंडर रिवार्डेड। अंडर रिवार्डेड क्या, इसका मतलब आपको कम मिलेगा, दूसरों को ज्यादा मिलेगा। इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में आपको सोचें, आपने आउटकम्स की थी तो आपकी इनपुट और दूसरे की इनपुट बराबर थी, आउटकम्स भी बराबर थी, तो लेकिन उसको ज्यादा मिला है, आपको कम मिला है, तो या तो आप अगली दफा आउटकम्स अपनी कम कर दोगे, ठीक है, या आप अपनी इनपुट्स कम कर दोगे अगली दफा, ताकि जो है वो बैलेंस पे आ जाओ, क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और तीसरा है ओवर रिवार्डेड इनइक्विटी। ओवर रिवार्डेड इनइक्विटी क्या होती है कि आपको ज्यादा मिलता है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आप खुद को कंपेयर करोगे दूसरों से, तो आपको जो है यहाँ पे इमोशन, इन दोनों सूरतों में इमोशंस आपके राइज होंगे। अनरिवार्डेड इनइक्विटी जो है सेकंड स्टेज जो है, उसके अंदर आप ये फील करोगे कि यार यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा आएगा, आप जो है वो बुरा फील करोगे, आपको जो है वो इमोशंस नेगेटिव होंगे आपकी। लेकिन आप जब ओवर रिवार्डेड फील करोगे तो उस सूरत में भी इमोशन होंगे, हो सकता है आपको शर्म आए, यार ये ज्यादती हो गई है, मुझे ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया। हो सकता है आपको डिस्कस की फीलिंग हो सकता है आपको शेम की फीलिंग्स हो। अब ये इमोशंस हैं आपके, ठीक है। इस सूरत में आप क्या करते हो, उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, या तो अपनी आउटकम्स मजीद बढ़ाते हो कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करो कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हो, आप वाकई ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, आप अपनी इनपुट्स बढ़ाते हो, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी मजीद जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। या दूसरा ये होता है कि आप अपनी आउटपुट्स को जो है वो रिड्यूस करो, ताकि दूसरे जो है वो फील करें कि सॉरी इंक्रीज करो, ताकि दूसरे फील करें नहीं यार ये वाकई बंदा हमसे बेहतर काम करता है, ठीक है। तो ये ओवर रिवार्डेड का रिएक्शन है। तो इस तरह हम इवेल्युएट करते हैं, यानी अपनी इनपुट को अपनी आउटपुट से और अपनी इनपुट आउटपुट को दूसरों की इनपुट और आउटपुट से कंपेयर करके हम डिसाइड करते हैं इक्विटी है या नहीं है। इसी की बेस पे कि इक्विटी है या नहीं है, इन तीन तरह के जस्टिस इस थ्योरी ने अज्यूम किए हैं, जिसे हम जस्टिस एट वर्क कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रोसीजरल है और इंटरेक्शन है। नाम से जाहिर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंसान की परसेप्शंस के जो वर्क प्लेस के ऊपर रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो ईमानदारी से, वो जस्टिस से हो रहे हैं, इंसाफ से हो रहे हैं। तो रिवार्ड और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन अगर जस्टिस पे है तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
प्रोसीजरल जस्टिस है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है वो फेयर है, ठीक है, ये प्रोसीजरल जस्टिस है। देन इंटरेक्शनल जस्टिस है कि जो रिलेशनशिप है वो जस्टिस पे बेस करते हैं। जिस तरह बॉस साथ वाले एम्प्लॉई के तो पास जाता है, उसके साथ चाय भी पीता है, उसको टी अपने ऑफिस में भी बुला लेता है और आपको मुंह नहीं लगाता या हमें मुंह नहीं लगाता, तो ये इंटरेक्शनल जस्टिस की एब्सेंस है। हम फील करेंगे यार उधर नाल तो बड़ा अल्लाह को ने बनाया है, हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, दिस इज एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शनल जस्टिस। ठीक है, तो ये तीनों जस्टिस होना जरूरी है। बेसिकली रिवार्ड जो है वो टेंजिबल इंटेंजिबल हर फॉर्म में होते हैं ना, आपको पता है इस चीज का। तो ये बेसिकली तीन तरह के जस्टिस हैं जो इक्विटी थ्योरी से ही जनरेट होती हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। दिस इज येट अनदर कॉन्सेप्ट, ये भी मोटिवेशन में इस्तेमाल होता है। तो इट इज अ सिचुएशन जब एक इंसान फील करता है साइकोलॉजिकली कि वो एम्पावर्ड है, ठीक है, उसको एम्पावर किया गया। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ना, वुमेन एम्पावरमेंट, के वुमेन को आज़ादी दो, वो अपनी मर्जी से करे कुछ कोई भी काम। तो इसी तरह साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है कि आप जब साइकोलॉजिकली ये फील करते हैं कि यू आर एम्पावर्ड, यू कैन डू एनीथिंग एट योर चॉइस। तो इसमें चार चीजें आती हैं। नंबर वन इज मीनिंगफुलनेस, like value of work goals comparing with one's ideals and passion. Here we can compare our ideals with our tasks, ठीक है। क्या वाकई आपको लगता है कि आपका काम बड़ा अहम है, उसकी अहमियत है, उसकी वैल्यू है, ये मीनिंगफुलनेस है। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन है, क्या आप जो है उस काम को स्टार्ट करने और कंटिन्यू करने में अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो जरूरी बात आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा। इस तरह जब आपको मीनिंगफुलनेस फील होती है तो आप ज्यादा जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो अब ये साइकोलॉजिकल इंपावरमेंट यही है कि क्या आपको काम आपकी मर्जी का करने दिया जाता है, आप उसको खुद स्टार्ट और खुद कंटिन्यू कर सकते हो। अपनी मर्जी से करने दिया जा रहा है तो इट मींस मीनिंगफुलनेस है ना। अगर वो आप उसको स्टार्ट और कंटिन्यू अपनी मर्जी से कर सक रहे हो तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है। देन कॉम्पिटेंस है आपकी, वंस बिलीफ इन इज आवर एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क सक्सेसफुली। क्या आप इस काबिल हैं, आप जहनी तौर पे ये फील करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप उसको परफॉर्म कर सकें, ये कॉम्पिटेंस है। और फिर इम्पैक्ट है, सेंस दैट वंस एक्शंस मेक अ डिफरेंस। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपके काम से कोई इम्पैक्ट भी है, ठीक है, उसको वैल्यू किया जाता है। अब ये सारी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेंगी। अब कॉम्पिटेंस को हमने एबिलिटीज या सेल्फ एफिकेसी की शक्ल में पढ़ा है। जिसमें कॉम्पिटेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा। जो बंदा ज्यादा फील करता है मेरा काम बड़ा अहम है, उसको मोटिवेशन ज्यादा होगा। जो ये समझता है कि वो खुद स्टार्ट और एंड कर सकता है एक काम को, मोटिवेट ज्यादा होगा। और जो समझता है कि जिसके काम की बड़ी वर्थ है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो पर्सनल गोल्स के मुकाबले में वो मीनिंगफुलनेस यानी उसकी ज्यादा है, तो वो ज्यादा मोटिवेट होगा। ओके, तो दिस इज हाउ एक्चुअली ऑल दीज वेरिएबल्स कैन बी आर ऑल दीज थ्योरीज कैन बी पुट टुगेदर टू फार्मुलेट अ मोटिवेशन प्रोसेस। लाइक आप देखें, मोटिवेशन फोर्सेस हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, सबसे ऊपर आपको नजर आ रही हैं। इनका जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है, अब यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, ये मोटिवेशन फोर्सेस जो हैं ये इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे प्रोसेस को, ठीक है, हमारी एफर्ट्स को। देन उसके बाद है गोल्स हैं। हमने पढ़ा था गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर कि जो गोल्स होते हैं वो स्मार्ट हो, तो आप अपने सेल्फ गोल सेट करते हैं और सेल्फ गोल्स आपको मोटिवेट करते हैं। देन हमने इक्विटी थ्योरी को पढ़ा था कि यूअर्स आउटकम ओवर यूअर इनपुट और अदर्स आउटकम ओवर अदर्स इनपुट। तो जब आपको फील होता है कि यहाँ पे जस्टिस है, बराबर है, तो उस सूरत में आप मोटिवेट होते हैं। और फिर हमने साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट पढ़ी है कि मीनिंगफुलनेस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, कॉम्पिटेंस है और इम्पैक्ट है, और ये हमें मोटिवेट करते हैं, इनसे हमारा मोटिवेशन होता है। तो दिस इज हाउ ऑल दीज थ्योरीज कैन बी यूज्ड टुगेदर टू फार्मुलेट अ मोटिवेशन मॉडल। देन एक थ्योरी हमारी रहती है, दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट आपने कभी माइट भी टर्म सुनी हो, आर्मी वाले अक्सर कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट आ रही है, यानी नई खेप आ रही है, फ्रेश फौजी आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रेश इक्विपमेंट आ रहा है, फ्रेश वेपन्स आ रहे हैं। अब ये क्या, ये री इन्फोर्समेंट है। तो जब री इन्फोर्समेंट होती है, आपको री इन्फोर्समेंट मिलती है, यानी कुछ एडिशनल आपको मिल जाता है जब आप काम कर रहे हो। कुछ जो है वो ऐसी चीज मिल जाती है जिससे आप मजबूत हो जाओगे, तो ये आपकी री इन्फोर्समेंट कहलाती है। तो री इन्फोर्समेंट बेसिकली एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो इस थ्योरी के मुताबिक, स्किनर की थ्योरी के मुताबिक, चार तरह की री इन्फोर्समेंट होती है: पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज गिवन ऑन डिजायर्ड बिहेवियर। इट इज गिवन टू इंश्योर दैट द पॉजिटिव बिहेवियर इज रिपीटेड। बेसिकली ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना, ये कहती है कि इंसान का बिहेवियर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर हम चाहेंगे कंटिन्यू रहे और नेगेटिव बिहेवियर बदल जाए। तो पॉजिटिव बिहेवियर को कंटिन्यू रखने के लिए हम लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। जिस तरह आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवार्ड हम दे देंगे, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो मकसद क्यों हमने रिवार्ड दिया पॉजिटिव आपके काम करने पे, परफॉर्मेंस पे, ताकि आप अगली दफा भी परफॉर्मेंस करो।
देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है बच्चों, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये व्हेन एन एम्प्लॉय चेंजेस नेगेटिव बिहेवियर टू डिजायर्ड पॉजिटिव बिहेवियर। वहां पे देखिए ऊपर पॉजिटिव बिहेवियर था और पॉजिटिव पे हमने रिवार्ड किया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होगी कि एक बंदे का नेगेटिव बिहेवियर था, उसने पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो हमने उसको जो है वो कोई सपोज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी हुई थी तो हम वो हटा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्योंकि बेसिकली हम पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करने पे नहीं दे रहे, हम नेगेटिव बिहेवियर को बदलने पे उसे दे रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो such reinforcement is given to ensure that negative behavior is permanently changed to positive behavior. For instance, when a benefit is stopped for bad performance and reinstated with a change in performance. आपने एक बंदे को की सैलरी रोक ली, तो अच्छा काम नहीं कर रहा था, ठीक है, उसने जैसे ही अच्छा काम करना शुरू किया, आपने उसकी सैलरी रिलीज कर दी। अभी आपने क्या किया, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया। तो रोकी हुई चीज देना इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद है पनिशमेंट है। पनिशमेंट इज गिवन फॉर अडेप्शन ऑफ नेगेटिव बिहेवियर्स। अब आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव से नेगेटिव अडेप्ट किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब देखें स्टेट देखें, पहले में पॉजिटिव रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव किया था तो पॉजिटिव मिला, आपने पहले नेगेटिव नहीं किया था। अब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कर रहे हो तो पॉजिटिव है, यानी आपने पॉजिटिव किया है, पहले नेगेटिव नहीं था। लेकिन अगर आप पहले नेगेटिव कर रहे थे, उसको चेंज किया पॉजिटिव में, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब आपने कंटिन्यू किया नेगेटिव बिहेवियर को तो पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सच रीइंफोर्समेंट एम्स टू चेंज सच बिहेवियर्स, फॉर इंस्टेंस ड्यू टू लो परफॉर्मेंस द सैलरी बेनिफिट ऑफ एन एम्प्लॉय में बी स्टॉप्ड और रिड्यूस्ड और विथड्रॉन, ठीक है। तो अब ये जो है ये पनिशमेंट है। अब अगर वो बंदा दोबारा से अपने आप को चेंज करता है तो पनिशमेंट से आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चेंज हो जाओगे और आप उसकी रिवार्ड को रीस्टोर कर दोगे, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बन जाएगी। एक्सटिंक्शन है, हियर नेगेटिव बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जिस तरह आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिली हुई थी, आपको आपने अच्छा काम किया, आपको जो है वो रिवार्ड मिला था, ठीक है, तो लेकिन आपने उसके बाद नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन की स्टेट आ गई, आपने रिवार्ड और परफॉर्मेंस का लिंक ही खत्म कर दिया। पता कि होना तो ये था ना कि पॉजिटिव रिवार्ड मिलने पे आपने पॉजिटिव परफॉर्म करना था, लेकिन आपने उस पर भी नेगेटिव परफॉर्म किया, यानी आपने आप रिवार्ड से इन्फ्लुएंस ही नहीं हुए, ये एक्सटिंक्शन की है स्टेट। एक्सटिंक्शन होता है ना गायब हो जाना, किसी चीज से खत्म हो जाना किसी चीज का। अब नॉर्मल स्टेट ये होती है बच्चों कि आपको जिस तरह आपने अच्छा परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस पे आपको रिवार्ड मिला है। अब वो जो आपको रिवार्ड मिला है, वो रिवार्ड जो है उससे क्या होना चाहिए था, आपका पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट होना चाहिए था, लेकिन आपने फिर पॉजिटिव रिपीट करने की बजाय आपने पहले ही अच्छा परफॉर्म किया, अब बुरी परफॉर्मेंस दे दी है, तो आपने रिवार्ड के साथ अल्लाह खत्म कर दिया। दिस इज एक्सटिंक्शन स्टेज। तो ऐसा हो सकता है, जिस तरह आप देखें ना, आपको VIE थ्योरी को रिकॉल करें, हो सकता है आपको रिवार्ड आपकी चॉइस का ना मिला हो, उसकी वजह से आपने उसका तलक ही खत्म कर दिया, आप रिवार्ड रिवार्ड से मोटिवेट ही नहीं हुए, तो आप जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से एक्सटिंक्शन की स्टेज में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, दैट इज व्हाई वी हैव टू सी इम्प्लाई किस चीज से मोटिवेट होते हैं, तो हमें उस चीज से मोटिवेट करना है। ये इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है बच्चों। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको नजर आ रही है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, आपको पनिशमेंट नजर आ रही है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेगेटिव बिहेवियर, ये अपोजिट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। और एक्सटेंशन में है रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेगेटिव बिहेवियर, कि आप जो है वो कोई पॉजिटिव दिया हुआ है, आप वो उसको रिमूव कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे भी इंसान जो है वो अपने बिहेवियर को बदलेगा। तो ये वी आर डन विद दैट। अब उसके बाद आप ये देखें कि हाउ मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस आउटकम वेरिएबल, ये आपने खुद सेल्फ असेसमेंट है, आपने खुद रीड करना है कि जो आउटकम्स है हमारी कमिटमेंट और परफॉर्मेंस, मोटिवेशन से वो बढ़ेगी या कम होगी। एंड देन लास्ट थिंग इज आपने ये देखना है कि why motivation influences these variables either positively or negatively, उसकी explanation लिखते हैं। You can read book, you can get help from internet, this is your task you have to do. So we will get back with discussion in next class inshallah. Stay blessed बच्चों, may Allah keep you